हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, जो कि मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट है मैटर की, राइट। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे बेसिक, अगर मैं बात करूं तो सबसे बेसिक पहले हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास हम सभी ने पढ़ा है कि टोटल 3 स्टेट होती है मैटर की। सबसे पहली स्टेट हमारे पास होती है सॉलिड स्टेट, सेकंड स्टेट हमारे पास होती है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड स्टेट हमारे पास होती है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये 3 स्टेट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th 12th के लेवल के लिए पढ़ रहे हो, आप बीएससी के लिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप एमएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, या फिर नेट गेट के लिए पढ़ रहे हो, राइट। तो हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में ये 3 स्टेट ही आती है, इसके अलावा किसी स्टेट से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैटर टोटल 5 स्टेट में देखने को मिलता है। 3 स्टेट तो ये हो गई, इसके अलावा जो 4th स्टेट हमारे पास है वो होती है प्लाज्मा, एंड जो 5th स्टेट हमारे पास होती है वो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीईसी लिखते हैं। प्लाज्मा आज की डेट में नॉर्मल है, आपको देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, कई बार घर में डेकोरेशन के लिए एक ट्रांसपेरेंट वायर यूज की जाती है, कुछ इतनी मोटी होती है वो, जिसमें एक पर्टिकुलर कलर भी हमें देखने को मिलता है, ब्लू या रेड। ये 2 कलर काफी ज्यादा कॉमन है, राइट। तो वो एक्चुअली में प्लाज्मा होता है उसके अंदर, वायर के अंदर, राइट, जो कि उस वायर को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों स्टेट्स को किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ रिसर्च लेवल में आप पढ़ते हो, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर रिसर्च करोगे तब वहां पर काम आती है ये 2 स्टेट, अदरवाइज इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हमें इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें से हम ऑलरेडी गैसेस स्टेट जो है खत्म कर चुके हैं, ठीक है। गैसेस स्टेट के हमारे पास हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। आपने अगर नहीं देखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाकर देख सकते हो। उनकी वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठीक है। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट भी कह सकते हैं। सॉलिड स्टेट को हम और क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हमें देखने को मिलती है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। जैसे ही हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हम गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जंप कर चुके हैं ऑलरेडी, सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करते ही हम लिक्विड स्टेट में जंप कर जाएंगे, लिक्विड स्टेट की जो चैप्टर है उसके ऊपर जंप कर जाएंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे बेसिक कॉमन क्वेश्चन है कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा, राइट। तो हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स की अगर हम बात करें, कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं किसी भी मैटर की स्टेट को, तो 2 फैक्टर हैं जो कि मैटर की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मल एनर्जी, फर्स्ट वन इज थर्मल एनर्जी एंड सेकंड वन इज बॉन्ड एनर्जी, सेकंड वन इज बॉन्ड एनर्जी। ये 2 फैक्टर हैं जो किसी भी मैटर की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, थर्मल एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। पहले इनका मतलब जानते हैं, उसके बाद इनको स्टडी करेंगे कि आखिरकार ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा गिवन मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक है। तो देखिए, थर्मल एनर्जी का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है। थर्मल एनर्जी का मतलब है एनर्जी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी अवेलेबल है, प्रेजेंट कह सकते हो या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो अवेलेबल। तो एनर्जी प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी का मतलब है हमारे पास मान लीजिए मैटर, कोई भी मैटर है, तो मैटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए एक एटम मेरे पास यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, तो ये दोनों एटम आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा अट्रैक्शन रहती है किन्हीं भी 2 सब्सटेंस के बीच में या किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के बीच में, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बन के रहती है, राइट। तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का मतलब है इन 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी, राइट। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब है
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास तीन स्टेट है। सबसे पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी स्टेट हमारे पास है गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट है मैटर के। सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के काफी ज्यादा पास पास में होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल जो है वो दूर दूर होते हैं, है ना। लिक्विड में पार्टिकल जो है वो दूर दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल जो है वो लिक्विड के कंपेयर में और दूर होते हैं। गैस में पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर होते हैं कंपेयर टू लिक्विड। ये अरेंजमेंट है एटम्स की इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए, क्योंकि एटम सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो अट्रैक्टिव फोर्स हो रही होती है दो एटम्स के बीच में या फिर किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में, दे मे बी अ चार्ज पार्टिकल, दे मे बी मैग्नेटिक पार्टिकल और दे मे बी न्यूट्रल। ठीक है, तो वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। ठीक है, किन्हीं भी दो के बीच में किन्हीं भी दो सब्सटेंस के बीच में कितनी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में क्या डिस्टेंस प्रेजेंट है उसके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने चार्जेस के लिए पढ़ा होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल कितनी है वो देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे Q1 है एक चार्ज, Q2 है सेकंड सब्सटेंस के ऊपर कितना चार्ज है और R है उनके बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। राइट, तो जितना ज्यादा दो सब्सटेंस के बीच में जो है गैप रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, उतनी कम फोर्स रहेगी। तो सिमिलरली अगर हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है तो वो उनके बीच में कितनी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके। राइट, तो सॉलिड में हमारे पास क्योंकि डिस्टेंस क्या है दो पार्टिकल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में बहुत कम, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो सॉलिड में हम ये कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो हाईएस्ट होती है। सॉलिड में दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, हाईएस्ट है। लिक्विड में हमारे पास क्या है, मॉडरेट है। और दो एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है गैसेस के केस में वो क्या है, लीस्ट। ठीक है, ये बेसिक बात है। अब देखिए, थर्मल एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। थर्मल एनर्जी मतलब मैंने मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने अपने रूम का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो रूम टेम्परेचर क्योंकि बढ़ गया है तो ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी। अब जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, इन बॉन्ड्स को तोड़ना, दो एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको तोड़ना आसान होता चला जाएगा। ठीक है, हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी बढ़ गई। अब थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो ये बॉन्ड जो है इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे मैं थर्मल एनर्जी बढ़ाता जा रहा हूं, यहां पर जो ये अट्रैक्टिव फोर्स थी इन एटम्स के बीच में ये टूटने स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अब जैसे ही पार्टिकल दूर चले गए तो सॉलिड में जितने पार्टिकल्स थे पास पास में वो थोड़े से दूर हो गए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो इन एटम्स के बीच में अब जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉलिड से लिक्विड में गए थर्मल एनर्जी बढ़ने से। अब थर्मल एनर्जी और बढ़ गई क्योंकि हमने रूम टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो लिक्विड से वो किस में चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। तो यानी कि वो दो फैक्टर जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिसाइड करेंगे वो है हमारे पास थर्मल एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगर हमारा सब्सटेंस गिवन टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है यानी कि दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है अभी थर्मल एनर्जी के कंपेयर में। थर्मल एनर्जी इतनी नहीं हुई है कि इनके बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर दे, और जब तक ये बॉन्ड यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स जो दो एटम के बीच में लग रही है ये कम नहीं होगी, ये टूटेगी नहीं, तब तक सॉलिड लिक्विड में नहीं जाएंगी। राइट, तो यानी कि अगर हमारे पास गिवन टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है यानी कि बॉन्ड एनर्जी अभी ज्यादा है थर्मल एनर्जी के कंपेयर में। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी इक्वल हो जाए थर्मल एनर्जी के,
तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि अब बॉन्ड एनर्जी थर्मल एनर्जी के इक्वल है। और गैसियस स्टेट में तो बॉन्ड बिल्कुल ही इनके बीच में खत्म हो गए हैं, राइट, कोई अट्रैक्टिव फोर्स जो भी है वो एकदम नेग्लिजिबल है, यानी कि इस केस में हमारे पास गैसियस केस में थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी के कंपेयर में, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर हैं जो कि डिसाइड कर रहे हैं गिवन मैटर की स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड में अगर एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है थर्मल एनर्जी के कंपेयर में, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब जो है बॉन्ड एनर्जी इक्वल है थर्मल एनर्जी के कंपेयर में, और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि थर्मल एनर्जी ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी के कंपेयर में। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? अब एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियरिफाई हो जाए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, वाटर है, यहाँ पे नहीं यहाँ पे समझाते हैं, चलो ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वाटर है H2O, ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, और ये हमारे पास गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमारे पास जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। अब H2O जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या गैस में एग्जिस्ट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, राइट। जो मेजर फैक्टर है वो हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से कम रखेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से ज्यादा रखेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री से ज्यादा रखेंगे तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हमारे पास गिवन वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर के ऊपर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? अब देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब है टेम्परेचर अभी कम है, टेम्परेचर कम है, इस कारण से क्या होगा, वाटर के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रही कि वो बॉन्ड टूट जाए और लिक्विड स्टेट में चला जाए। यानी कि यहां पर इस केस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है थर्मल एनर्जी के कंपेयर में, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है थर्मल एनर्जी के कंपेयर में, और इसी वजह से हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल हो जाती है कि बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाए, यानी कि वो वाटर जो सॉलिड स्टेट में था वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। यानी कि इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉन्ड एनर्जी इक्वल हो जाती है थर्मल एनर्जी के कंपेयर में। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 100 डिग्री टेम्परेचर तक लिक्विड स्टेट ही रहता है वाटर का, राइट। लेकिन 100 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पे हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है बिल्कुल ही बॉन्ड एनर्जी के कंपेयर में, जिसकी वजह से सब्सटेंस हमारे पास जो है वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो ये 3 केस हैं जिनको मैंने अभी आपको समझाया है इस एग्जांपल के थ्रू, राइट। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, वाटर इकलौता हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे जो कि तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, राइट। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। गैसियस स्टेट को जैसा कि मैंने कहा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिक्विड को हमें अभी पढ़ना है और सॉलिड को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है अभी तक जितना भी हमने किया वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज को लेके, जो बेसिक है। मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा लिक्विड और गैस के साथ क्योंकि वो आपको पता है। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो देखिए सॉलिड में अभी हमने देखा जो एटम है वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज में है, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी गैप कम है काफी ज्यादा, राइट। कोई भी सब्सटेंस कंप्रेसिबल तभी हो पाता है जब पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप प्रेजेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक बैलून लिया, बैलून में मैंने एयर भर दी। अब एयर में क्या होगा, अभी हमने देखा एयर में यानी कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है। अब मैं अगर बैलून को दबाना चाहूं तो पार्टिकल्स पास में आ सकते हैं क्योंकि इनके बीच में गैप प्रेजेंट है, इन पार्टिकल्स के बीच में गैप प्रेजेंट है जिसकी वजह से पार्टिकल पास में आ सकते हैं, इसलिए गैसेस कंप्रेसिबल होती है। सिमिलरली लिक्विड के अंदर भी सफिशिएंट गैप प्रेजेंट है, लिक्विड भी कंप्रेस हो सकती है, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस हम नहीं कर सकते हैं, बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप प्रेजेंट है और गैप ना होने की वजह से या बहुत कम गैप होने की वजह से पार्टिकल्स और क्लोज नहीं आ पाएंगे और पार्टिकल्स कंप्रेस करने पर जब क्लोज नहीं आ पाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगी।
सिमिलरली जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाई, अब मैं इस मार्कर को प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई ये अपनी ओरिजिनल शेप वापस गेन कर लेगी थोड़ा बहुत कंप्रेस होने के बाद। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिजिडिटी। तो हमारे पास जो सॉलिड है वो रिजिड नेचर के देखने को हमें मिलते हैं, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वो कैसे, अब देखते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा लिख ही देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो अभी हमने बात की जो सॉलिड की डेंसिटी है वो गैस के केस में के कंपेयर में और लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं वो क्यों, ठीक है। तो डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, राइट, उसी से निकालेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। अब अगर हमें कंपेयर करना है किसी भी फैक्टर को तो एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, दो अलग अलग चीजों को हम अलग अलग दो वेरिएबल नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब है सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों में मैं सेम वॉल्यूम कंपेयर करूंगा। मान लीजिए मैंने वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब एज्यूम कर लिया, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लीजिए 6 पार्टिकल आ गए। सॉलिड के केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 पार्टिकल आ गए। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग सेम ही है, 2 पार्टिकल आ रहे हैं, और गैस में 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ एक ही पार्टिकल आ पा रहा है, राइट। मैंने एज्यूम किया एक पार्टिकल का जो मास है वो 1 ग्राम है, एज्यूम कर लिया मैंने एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें तो सॉलिड में डेंसिटी निकालनी है, कितने पार्टिकल आए, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल का मास 6 ग्राम, वॉल्यूम मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें फिक्स कर दी, तो डेंसिटी कितनी आ गई 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यहाँ पे आ गई 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की तो लिक्विड में कितने पार्टिकल्स आए हैं, दो पार्टिकल का मास कितना होगा 2 ग्राम, और वॉल्यूम कितनी ली है 1, तो ये आ गई 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और गैस में हमारे पास एक ही पार्टिकल आया है तो 1/1 दैट विल बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप खुद देख सकते हो सॉलिड के अंदर डेंसिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर सॉलिड में सबसे ज्यादा एटम आएंगे, लिक्विड में कम आएंगे, और गैसेज में उतनी ही वॉल्यूम में सबसे कम एटम आएंगे, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की और उससे कम गैस, राइट। तो हमारे पास डेंसिटी की हमने ऑर्डर बताई, डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का, उससे कम होता है लिक्विड का और उससे कम होता है गैस का। हमने और क्या प्रॉपर्टी देखी है, सॉलिड जो है वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड हमारे पास नॉन कंप्रेसिबल या फिर इनकंप्रेसिबल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी सॉलिड के केस में, सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, सॉलिड जो है हमारे पास रिजिड होते हैं। सॉलिड के लिए बोर्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। तो ये बेसिक बातें थी सॉलिड के बारे में। तो ये था कंपैरिजन सॉलिड लिक्विड एंड गैस के अंदर। अब हम बात करते हैं सॉलिड, देखिए फ्लूइडिटी नहीं शो करते हैं। फ्लूइडिटी शो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लूइड करना चाहता है यानी कि मूव करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, तो उसके ऊपर पहले वाले पार्टिकल का अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें पता है सॉलिड में हर एटम के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से सॉलिड मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक बातें थी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने का हमेशा एक क्राइटेरिया होता है कि आपने जो क्लासिफिकेशन की है वो किस बेसिस के ऊपर की है। तो हम सॉलिड को 2 बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो अरेंजमेंट ऑफ एटम के बेसिस के ऊपर, और दूसरा सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो इन 2 बेसिस के ऊपर हम सॉलिड को अलग अलग पोर्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, राइट। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, काफी कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। जो भी डाउट्स थे आपके अभी तक, ठीक है, अभी तो हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन काफी ज्यादा हद तक आपको नई चीजें पता चली होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।